नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। G20 सम्मेलन में शामिल होने जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री। आतंकवाद, अफ्रीका, विकास और जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। ब्रिटेन और जापान समेत 8 देशों के प्रमुखों से भी करेंगे मुलाकात। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिजनों के ठिकानों पर सीबीआई छापे। दिल्ली, पटना, गुड़गांव और पुरी में तलाशी जारी। रेल मंत्री रहते निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में काबू में हालात। कांग्रेस और वामदल आज करेंगे पीड़ित इलाकों का दौरा। बीजेपी ने गठित की 3 सदस्यीय कमेटी। वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल को लेकर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। राज्य में 70,000 मशीनों की जरूरत। और टीम इंडिया ने 3-1 से जीती वनडे सीरीज। आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड समेत भारत को 7 पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल यात्रा के बाद G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंच गए हैं, जहां पे वो आज से शुरू हो रहे 2 दिन के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें दुनिया के 19 बड़े देश और यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता शामिल होंगे। बैठक में आतंकवाद से मुकाबला, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आर्थिक सुधार, टिकाऊ विकास और वैश्विक स्थिरता का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल है। G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचे, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन के इतर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आज से शुरू हो रहे G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार सम्मेलन की थीम शेपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। इसमें सबसे पहले विश्व के बड़े नेता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की रणनीति पर बातचीत करेंगे। सम्मेलन का पहला सत्र वैश्विक विकास और व्यापार पर होगा। इसके बाद टिकाऊ विकास, जलवायु और ऊर्जा पर चर्चा होगी। शनिवार को सम्मेलन का तीसरा सत्र अफ्रीका के साथ साझेदारी, प्रवासियों और स्वास्थ्य के मुद्दे पर होगा। आखिर में डिजिटलीकरण, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद साझा बयान जारी किया जाएगा। Which will be over the working lunch, and broadly these will be on growth and trade, sustainable development, climate and energy, partnership with Africa, migration, health, women, digitalization and employment. Besides this, there will be a social dinner, there will be a musical concert in the evening. अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 20 देशों के प्रमुख सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सबकी नजर रहेगी, जो पेरिस जलवायु समझौते, मुक्त व्यापार और शरणार्थियों समेत कई मसलों पर आलोचना झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक विकास, जलवायु, ऊर्जा और व्यापार से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से रखेंगे। साथ ही वो आतंकवाद, शांति और स्थिरता के मसले पर भी भारत का पक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे समेत 8 देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। Broadly, this also aligns with the Prime Minister's own approach in his meetings with the world leaders, including G20 leaders, with the central thrust on countering terrorism. इससे पहले इजराइल यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइफा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
बाद में उन्होंने तेल अवीव में इजराइल की प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री ने इजरायली कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया और सरकार की ओर से निवेश और कारोबार को आसान बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिक्किम सीमा पर जारी तनाव के बीच जर्मनी में G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन उनकी द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके ये बात कही है। सिक्किम के डोकाला इलाके चीन और भारत के सैनिकों के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को फिर कहा कि भारत की ओर से सेना हटाए जाने के बाद ही बातचीत हो सकती है। चीन ने कहा है कि जर्मनी में होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है। द्विपक्षीय बातचीत के लिए ये माहौल सही नहीं है। ब्रिक्स देशों की बैठक में दोनों नेता शामिल होंगे। 与以往双方边防部队在未定界地区发生的边境摩擦对峙有着本质的区别。印方越界闯入中国境内。 इससे पहले बुधवार को रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा था कि भारत और चीन को सीमा पर जारी गतिरोध कूटनीति के जरिए सुलझाना चाहिए। साथ ही चीन को उस जगह पर बने रहना चाहिए जहां वह पहले से था। रक्षा मामलों के जानकार भी मानते हैं कि चीन इस इलाके में दखल बढ़ा रहा है, जो सुरक्षा के लिहाज से चिंता की बात है। भारत, चाइना और भूटान वहाँ पे आके मिलते हैं उस ज़मीन पर। वो केवल 50 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी से, जहाँ हमारा सारा सप्लाई रूट हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जाता है। तो मतलब इतनी स्ट्रेटेजिक जहाँ पे वो रोड बना रहे हैं और वो मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए रोड है, वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। जून में भारत ने डोकाला में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया था। इसके बाद चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना के 2 बंकरों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद से सिक्किम सीमा में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 12 ठिकानों पर आज सीबीआई छापेमारी कर रही है। दिल्ली, पटना, रांची और पुरी में सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ठिकानों पर तलाशी जारी है। इसके अलावा IRCTC के पूर्व MD के घर पर भी तलाशी ली जा रही है। 2006 में रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर टेंडर में हेराफेरी और निजी कंपनी को आवंटन के जरिए लाभ पहुंचाने का आरोप है। और ये ताज़ा तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छापेमारी जो सुबह से ही जारी है, अलग अलग ठिकानों पर लालू प्रसाद और उनके रिश्तेदारों के घरों पर। GST लागू होने के 1 हफ्ते बाद भी इस पर राजनीतिक तकरार जारी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार इसे सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से P चिदंबरम ने इस पर तीखा हमला बोला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर GST को आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार करार दिया। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक खास कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजनीतिक एकीकरण के 70 साल बाद पहली बार देश का आर्थिक एकीकरण हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इससे देश में व्यापार आसान होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में GST लागू होने को बड़ी कामयाबी करार दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि नीतिगत फैसले के अभाव के चलते UPA सरकार के दौरान GST लागू नहीं हो पाया था। इसका योग्य उस राज्य को मिलता है जिसमें अंत में जाकर सामान बिकता है। ये डेस्टिनेशन टैक्स है। जो अंतिम यात्रा उस सामान की होती है, उस राज्य को इसका लाभ मिलता है। जो पैदावार करता है उसको नहीं मिलता। अब पैदावार करने वाले कई राज्य थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा नुकसान जो होगा उसकी भरपूरी कैसे करोगे। सरकार इसकी कल्पना नहीं कर पाई। दूसरी तरफ पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम ने GST को अधूरा और मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये असली मसौदे से बिल्कुल अलग है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जल्दबाजी बरतने का भी आरोप लगाया। चिदंबरम ने रियल एस्टेट, बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों को भी GST के दायरे में लाने की मांग की। It is a mockery of GST. When we have rates 0.25, 3, 5, 12, 18, 28 and 40,
and possibly more because of the discretion vested with the state governments, how can we call this a one nation, one tax regime? बीते हफ्ते लागू हुए जीएसटी को लेकर कई राजनीतिक दलों के बीच तकरार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल अपना उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस ने कल इसका ऐलान किया। इसके लिए 11 जुलाई को बैठक होगी। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 11 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक होगी। जरूर उम्मीदवार उतारेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम विपक्षी दल आम सहमति से, जिस तरह से राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए एक आम सहमति से कैंडिडेट बना, इसी तरह से आम सहमति से उपराष्ट्रपति का भी कैंडिडेट बनेगा। 11 तारीख को 11 जुलाई को मीटिंग है। राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया है। इसे लेकर कांग्रेस और जेडीयू में बयानबाजी भी हुई। जेडीयू ने कहा कि न्योता मिलने पर वो बैठक में शामिल होगी। अगर न्योता मिलेगा जरूर जाएंगे। न्योता नहीं आया? नहीं, अभी तो कोई न्योता निमंत्रण नहीं मिला है। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता नाकाम रही है। Even we have seen also in the Rashtrapati election also, we are united, they are divided. We are confident, they are diffident. We are moving forward, they are looking backward. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई तक नामांकन होगा। 21 जुलाई तक नाम वापसी होगी और 5 अगस्त को मतदान के साथ परिणाम की घोषणा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान व्हिप जारी करना गैरकानूनी है। आयोग के मुताबिक अगर कोई पार्टी वोट डालने के लिए व्हिप जारी करती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वाली पार्टियों के ऊपर आईपीसी की धारा 171C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी कोई भी पार्टी अपने नेताओं को किसी खास उम्मीदवार को वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हालांकि चुनाव आयोग ने ये साफ किया है कि कोई भी पार्टी किसी भी वोटर से किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात विधानसभा चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आयोग से ये पूछा है कि क्या वो इस साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल कर सकता है। अदालत ने आयोग से 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से ये कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने 86,000 वीवीपैट वाली ईवीएम खरीदी है, जबकि गुजरात में केवल 70,000 मशीनों की ज़रूरत है। इस साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव में वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित वर्ग में नौकरी या दाखिले को अवैध माना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को सजा मिलेगी और डिग्री के साथ नौकरी भी जाती रहेगी। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं देखा जाएगा कि नौकरी कितनी पुरानी है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से असहमति जताई। हाई कोर्ट ने कहा था कि फर्जी प्रमाण पत्र पर लंबे वक्त से नौकरी करने वालों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। सारा ये पेट के आते पसली सब टूटा हुआ है मेरा। मैं देखने की इतनी अच्छी लगती है। बजरी खेचे, रेता खेचे, पंजी फावरो चला दे, गर्दा जमगो। डॉक्टर ने बता दी टीबी हैगी, इंजेक्शन लगवाए, 3 साल तक परहेज करे, जब भी ना बचे। क्या मिला? ये कमरा ऐसे ऐसे तुम्हारी लैट्रिन बाथरूम बनने बाबूजी। वो दुखी से कमरा मिला है हमें, ऐसे नहीं मिला है। किसी को 2-2 मिला, मुझे एक भी नहीं मिल रहा। बच्ची कहाँ लो देवे भैया, आज चाहे यहाँ पैसा नहीं है, 20 मांगने हैं तो उन्हें 10 देना है। अरे मेरे बच्चा के तो पूरी हो, तुम्हें कहाँ दे बड़ा रोड पे। मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के दर्द और उनकी समस्याओं पर देखिए हमारी खास पेशकश बंधुआ मुक्ति के बाद, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं।
स्थानीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक जिले में हिंसा की किसी बड़ी घटना की खबर नहीं है। हालांकि बशीरहाट इलाके में गुरुवार को फिर से तनाव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। भदौरिया में अर्धसैनिकों बलों की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इन इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हिंसा का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय इस टीम के साथ समन्वय का काम करेंगे। कांग्रेस और वाम दलों का भी आज हिंसा पीड़ित इलाकों के दौरे का कार्यक्रम है। वाम दलों के इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम करेंगे। इस बीच राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। I want that peace should be restored, law and order should be restored, and I am happy that steps are being taken in that direction. और दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के सभी दलों ने गोरखालैंड की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। कल करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया गया। अनिश्चितकालीन बंद के 22वें दिन कल देर शाम कालिम्पोंग के पेदोंग में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रस्ताव पारित कर कालिम्पोंग में पुलिस की कार्रवाई की भी निंदा की गई। बैठक में नवगठित गोरखालैंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी पहली बार शामिल हुई। इसमें 30 सदस्य हैं जो पर्वतीय क्षेत्र की सभी पार्टियों जैसे जीजेएम, जीएनएलएफ, जेएपी और भारतीय गोरखा परिसंघ जैसी पार्टियों से जुड़े हैं। अगली सर्वदलीय बैठक 18 जुलाई को होगी। अलग गोरखालैंड राज्य के लिए बंद 15 जून को शुरू हुआ था और इसकी वजह से आम जनजीवन पर बुरी तरह से असर पड़ा। जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर राज्य के 2 नागरिकों को अगवा करने का आरोप लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर ओडिशा पुलिस ने यह जानकारी दी। हलफनामा में ये भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के परिजनों पर केस वापस लेने का दबाव बनाया। ओडिशा पुलिस ने मामले को गंभीर बताते हुए एनआईए या फिर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। 16 में निरंजन दास और दुर्ज्योति मोहन कुंडो को नागरनार के रेलवे ट्रैक के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि इन दोनों के पास से विस्फोटक बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इन्हें माओवादी मानकर विवादित छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट और सेक्शंस ऑफ द आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। और कश्मीर में कल रात से इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं दोनों ही बंद हैं। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की कल पहली बरसी है और इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एहतियातन ये कदम उठाया है। इससे पहले कल दिन में कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक मुनीर अहमद खान ने सभी सोशल मीडिया वेबसाइट बंद करने का आदेश दिया था। दक्षिण कश्मीर के जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अलगाववादी नेताओं ने बंद का ऐलान किया है। सुरक्षा बलों ने पिछले साल 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। तब से घाटी में तनाव की स्थिति बनी है। इसके बाद पिछले 4 महीने में हुई हिंसा में 85 लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हुई है। पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ एक महिला ने बदसलूकी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि विधायक अमानतुल्लाह खान, सोमनाथ भारती और जर्नैल सिंह ने विधानसभा परिसर में एक महिला के साथ हाथापाई की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अरुणाचल प्रदेश में हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर में सवार 2 वायुसेना अधिकारियों और एक आईआरबी जवान की मौत की पुष्टि हो गई है। इनके शव दुर्घटना स्थल के नजदीक मिले, जबकि हेलीकॉप्टर में सवार एक और वायुसेना अधिकारी की तलाश जारी है। बाढ़ बचाव अभियान में लगा ये हेलीकॉप्टर 3 दिन पहले अचानक से लापता हुआ था। हेलीकॉप्टर का मलबा और 4 लोगों के पार्थिव शरीर पापुमपारे जिले में होस्टालम के नज़दीक सोपोयुहा इलाके से बरामद किए गए। हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं।
और असम में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। इस साल बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में राज्य में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में यहाँ मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। और साथ ही बता दें कि पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश की आशंका है। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। राज्य के 15 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। करीब 900 गांव पानी में डूब चुके हैं। सबसे बुरा असर करीमगंज और लखीमपुर जिले के लोगों पर पड़ा है। 20,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधिकारियों ने पीड़ित इलाकों से 41,000 से ज्यादा लोगों को 100 राहत शिविरों में पहुंचाया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल गुवाहाटी में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इन कामों में तेजी लाने को कहा है। पानी तो अभी बहुत बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। मतलब ऐसे बढ़ते रहेगा तो ये फैंसी बाजार भरल ये सब के लिए मतलब खतरा बन चुका है। कभी भी घुस जाएगा पानी और अभी तो मतलब डेंजर लेवल से बहुत ऊपर है। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जनजीवन सामान्य नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। पड़ोसी जिले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। राज्य में कई जगहों पर गंगा और यमुना नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और असम में बाढ़ से जानवर भी बेहाल है। पोबितोरा और काजीरंगा में पानी भर गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लबालब भरा पानी और ऊंची जगह की तलाश कर तस्वीरें हैं पोबितोरा वन्यजीव पार्क के एक सींग वाले गेंडों की। बाढ़ की मार झेल रहे असम में इंसान के साथ जानवर भी बेहाल हैं। पोबितोरा पार्क का करीब 3/4 हिस्सा डूब गया है। कल से मतलब यहाँ फ्लड का वाटर घुस गया है, तो अभी तक तो 60 to 65% मतलब ये फ्लडेड हो गया है। हम लोग का जो एंटी पोचिंग कैंप है ना, अंदर में जो एंटी पोचिंग कैंप है, वो लोग लगातार मतलब निगरानी रख रही है। काजीरंगा का हाल भी यही है। यहाँ गेंडे के साथ हिरण और जंगली भैंसे भी सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। जान बचाने के लिए जानवर काजीरंगा के पास के कार्बी आंगलों की पहाड़ियों पर जाने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले को लेकर लंदन के वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें माल्या को 4 दिसंबर तक कोर्ट से जमानत मिल गई। भारत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े मामले में कोर्ट ने भी माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये मामला KFA IDBI बैंक के 900 करोड़ रुपए की लोन का है। विजय माल्या पर अलग अलग बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बैंकों का कर्ज चुकाने के बजाय माल्या देश छोड़कर फरार हो गए। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस मसौदा बयान पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर कोरिया के खिलाफ अहम कदम उठाने की बात कही गई। उत्तर कोरिया के ताज़ा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के जवाब में ये कार्रवाई की गई। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने नए प्रतिबंध प्रस्ताव की योजना का ऐलान किया था। इसके बाद उसने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद से पारित कराने के लिए बयान रखा, जिस पर रूस ने आपत्ति जताई। रूस ने ये दलील दी कि ये पुष्टि नहीं हुई है कि उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण किया था। और अब खेल की खबर। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 3-1 से जीत ली है। सीरीज के 5वें और अंतिम वनडे में उसने कल वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। जमैका में खेले गए इस वनडे में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 36.5 ओवर में ही 2 विकेट पर 206 रन बना लिए। विराट कोहली ने करियर का 28वां शतक बनाते हुए नाबाद 111 रन बनाए। इससे पहले टीम इंडिया ने 2009 में धोनी की कप्तानी में 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती थी। वहीं 2011 में सुरेश रैना की कप्तानी में 3-2 से जीत दर्ज की थी। और भुवनेश्वर में जारी 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन कल भारत ने 2 स्वर्ण समेत 7 पदक हासिल किए।
कलिंग स्टेडियम में मनप्रीत कौर ने महिला वर्ग में शॉटपुट का स्वर्ण पदक हासिल किया, तो वहीं 5000 मीटर के रेस में लक्ष्मणन ने भी गोल्ड मेडल जीता। वीनीना और नैना जेम्स ने महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। विकास गौड़ा, संजीवनी यादव, अनु रानी ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीते। मैंने कम कोच सर ने ज्यादा किया था कि भाई नहीं, हम तगड़े हैं, अच्छा करेंगे और विदाउट कोई टेंशन, विदाउट कोई प्रेशर, बस अपना थ्रो करना है। ये नहीं देखना कौन कितना कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना बेस्ट देना है। I think for the most part, the second half of my career, I've been able to maintain at a very high level. Last 2 years have been really tough with a lot of injuries, and I think I'm coming back. This gives me a little bit of confidence for next year. भारतीय सिनेमा जगत में मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास की आज जयंती है। उन्हें एक ऐसे संगीतकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने मुकेश और तलत महमूद समेत कई गायकों को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। G20 सम्मेलन में शामिल होने जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री। आतंकवाद, अफ्रीका, विकास और जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। ब्रिटेन और जापान समेत 8 देशों के प्रमुखों से भी करेंगे मुलाकात। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिजनों के ठिकानों पर सीबीआई छापे। दिल्ली, पटना, गुड़गांव और पुरी में तलाशी जारी। रेल मंत्री रहते निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में काबू में हालात। कांग्रेस और वामदल आज करेंगे पीड़ित इलाकों का दौरा। बीजेपी ने गठित की 3 सदस्यीय कमेटी। वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल को लेकर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। राज्य में 70,000 मशीनों की जरूरत। और टीम इंडिया ने 3-1 से जीती वनडे सीरीज। आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड समेत भारत को 7 पदक। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।